तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक तो असाइनमेंट 21 का मैंने आज सोल्यूशन भेजा था। ठीक है, तो उसमें एक दो क्वेश्चंस हैं जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है ना उनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। ठीक है, वो मैं थोड़े से स्क्रीन शॉट लेके आया हूँ उनके। एक तो वो देखते हैं। उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे हैं। ये क्वेश्चन नंबर ये 15 भेजा था सकलैन ने मेरे ख्याल में ना। तो एक तो ये है 15। इसमें मैंने सोल्यूशन तो ये करके दे दिया था, लेकिन वो सोल्यूशन थोड़ा सा भी वो कैसे एंगल वगैरह बनता है ये अपना क्वेश्चन निकाल लें। इसमें ये था कि ये हमारे पास यहाँ पर एक करंट है और एक यहाँ पर, और इन दो यहाँ जो डिस्टेंस है वो कितना था। इन तमाम जो ये लेंथ है कितनी कितनी की है, 4 सेंटीमीटर की। ये भी 2 एम्पेयर था और ये भी 2 एम्पेयर। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड आउट करना था मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें पता क्या है, इसमें मसला ये है कि चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में ज़ाहिर है ये सारे एंगल कितने कितने के होंगे, 60-60 के होंगे। ठीक है, अब अगली बात ये है कि जब आप दो चीजों को ऐड कर रहे हो, दोनों क्या हों, वेक्टर हों, तो उसमें एक चीज आप पहले से आपके जहन में होनी चाहिए। देखें, काम एक जब आपने स्पीडी करना है तो कुछ फार्मूले हमारे पहले से माइंड में होने चाहिए। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का जो होता है उसमें क्या होता है, बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और उसका ये दो वेक्टर्स की एडिशन है। ऐसे दो वेक्टर्स ए और बी जिनके दरमियान एंगल कितना है, थीटा है। ये बहुत जगहों पे आपको काम आएगी ये चीज। अब इसको मजीद आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रखना अपने दिन में। मजीद किस तरह कि अक्सर औकात ऐसी होगा कि दोनों जो वैल्यूज होंगी वो सेम होगी, सिर्फ उनके दरमियान क्या होगा, मतलब एंगल होगा। जैसे अब देखें ना, अब यहाँ पर अगर हम थंब ये रखते हैं तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस करंट में जाते हुए इस पर क्या होगा, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये आपका ये ब्लू वाला करंट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसे होगा ना, क्योंकि हम थंब रखेंगे ना ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके गिर्द ऐसे जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे क्या होगा, लहरा इस लाइन पर जो मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है वो रेडियल पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, इसी तरह पे जब हम यहाँ इस ब्लैक से, ये ब्लैक है हमारे पास करंट, इसका अगर हम थंब ऐसे रखेंगे तो ये भी इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ऐसे, इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा ये। और दोनों चूंकि सेम है तो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, वो तो सेम मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगी। अब एंगल बिटवीन टू, सर ये करंट की डायरेक्शन नहीं समझ आ रही है। पॉइंट मतलब पॉइंट पे आपने लिखा है 2 एम्पियर, इसकी डायरेक्शन किस तरीके से लेंगे हम लोग। कैरी 2 एम्पियर आउट ऑफ पेपर। उसने जी क्या सर, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट के अंदर बताया हुआ। या फिर वो यहाँ डॉट भी लगा सकता है, जैसे मैंने डॉट लगाया हुआ। डॉट का मतलब आउट ऑफ पेज और क्रॉस का मतलब इनटू द पेज। अच्छा, अब ये देखें, एक ज्योमेट्री का असूल है, ये भी अक्सर मैंने देखा है यूज होता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। ये कहाँ कहाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे यूज होता है कि जब हमारे पास दो, ये कोई इंक्लाइन प्लेन हो ना और इसके दरमियान क्या हो, एंगल थीटा हो, यहाँ कोई चीज पड़ी हुई है, उसका से हमने क्या निकाला, वेल। वेल क्या था, वर्टिकली डाउनवर्ड। जब ये यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड होता है ना तो ये लाइन इस लाइन पर क्या है, और अगर हम एक लाइन इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इन दोनों के दरमियान भी एंगल क्या होगा, फिर थीटा होगा। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो ये अमूमन ये चीज यूज होती है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो अब ये अगर देखें ना, अब ये जो ब्लैक मैंने ये लाइन ड्रा की है इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और ब्लू लाइन इस पर क्या है। अब जब इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल वहां होगा। अब ऐसी सूरत में इसको पहले से आपने देखें ना, अब ये टाइम नहीं हमारे पास कि हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करें और सारी करें।
आपने किस तरह से इसको ध्यान में रखना है, आप लोगों ने इस तरह से एंगल यही होंगे 60, 45, ठीक है ना, ये अमूमन ये एंगल यूज होते हैं 90। अब देखिए अगर आपका ये रिजल्टेंट है और से दो वेक्टर्स हैं, उनकी मैग्नीट्यूड्स क्या है, सेम है। अब आप बताए cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3 बाई या 0.866, इसको हम 86% भी कहते हैं। ये पहले की चीज वैसे मैंने बताई हुई थी, दोबारा देख लें। cos 45 हो और cos 30 जो है वो sin 60 एक ही चीज है, cos 45 और sin 45 एक ही चीज है, ठीक है ना। इसी तरह जो है वो अगर cos 60 हो, ठीक है ना, तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, sin 30 के, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे पास क्या होता है 1/√2, यानी कि ये होता है 0.70, यानी कि 71% तकरीबन, और ये होता है 1/2 यानी 0.5 या 50%। अब देखें जब भी यहाँ पे इन थीटा को देखें, अगर ये एंगल से आपके पास 60 है, यहाँ 1/2 आना है, जब 1/2 आना है तो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कभी कभी ये 1/2 आएगा या ये 90 होगा तो cos 90 ये टर्म वैसे क्या हो जाएगी, 0। यानी अब इस रिजल्ट को आपने थोड़ा सा पहले आपके ध्यान में हो ये कि जब दो वेक्टर्स हों और उनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, और उनके दरमियान एंगल क्या हो, थीटा हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर ये एंगल थीटा से मैं कहता हूं कि हमारे पास है 60 डिग्री और आपका ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो फिर यहां भी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर आ जाएगा, वो 1/2 से क्या हो, यानी कि ये बेसिकली फिर आपका जो रिजल्टेंट है वो 3√a आएगा। अब ये चीज पहले से आपने बना के रखनी है, आपके ज़हन में होनी चाहिए। अगर से एंगल आपका जो है ना थीटा कितना आ गया 90, तो cos 90 क्या हो गया 0। और जब इस तरह का रिजल्ट देगा तो ऐसे एंगल देगा एमसीक्यू में, मुश्किल एंगल नहीं देगा, क्योंकि उसको तो फिर कैलकुलेटर चाहिए उसके लिए। अब जब 90 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। अब ए 2a स्क्वायर, अब 2a का मतलब रिजल्टेंट क्या आया 2√a। इसी तरह अगर cos 0 हो गया, पैरेलल हो गया वो, थीटा क्या हो गया 0 हो गया, फिर तो सिंपल ऐड हो जाएंगे, फिर तो अगर 2 मतलब 4 यानी 2a हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें देखें, अगर ये चीज हमारे पास जेल में हो और हमें जस्ट हमें ये दिया हुआ है, तो अब फौरन देखकर हमने ये देख लेना है, हमें पता चल रहा कि यहाँ 300 मल्टीप्लाई हो, और ये भी मैंने बताया था कि 200, 300, 400, 500, ये कुछ आप 9, 10 तक कुछ तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो स्क्वायर्स हैं 16 का अंडर रूट, ये चीजें हमें आनी चाहिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन को हमने क्विकली सॉल्व करना है, तो ये चीजें जैसे 2 का अंडर रूट 1.4, ठीक है ना, और 3 का अंडर रूट 1.732, ऐसे 4 का अंडर रूट आपको पता है, इसी तरह 5, 6, 7, ये कुछ चीजें हमें माइंड में। अब ये नहीं कि हर चीज मतलब हम कैलकुलेटर से ही करें, नहीं, अपने ज़हनों को थोड़ा सा हम मतलब ये प्रैक्टिस कर करके ना थोड़ा सा उसको चीजों को याद रखने की कोशिश करें। तो अब ये देखिए ना, ये सारी इतनी सारी डिस्कशन के बाद अब हमारे पास जो बंदा जिसको पता है वो जब देखेगा कि यहाँ एंगल 60 बन रहा है, तो उसको पता है कि ये मैंने क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड जो भी इसका यहाँ पे बन रहा है रिजल्टेंट, जैसे मैंने उसको क्या करना 300 से मल्टीप्लाई करना, तो फॉर्मूला कहेगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है म्यू नॉट आई। अब देखिए म्यू नॉट आई का मैंने आपको बताया था कि म्यू नॉट की जगह आप क्या लिखें 4/10⁻⁻। अब देखिए सिंपलीफाइड फॉर्म में, वैसे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी है, अब जिसको पता है ट्रिक का पता है वो क्या करेगा, वो लिखेगा 2i/r मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, और मल्टीप्लाई बाय ये 300, उसके ज़हन में आ जाएगा कि ये एंगल जो था वो 60 था, इस वजह से 300 आ गया। अब इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 इंटू आई जो भी है हमारे पास कितना है 2 है, और 10⁻⁻7, अब ये 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 1.7, तो ये 4 तो 4 से क्या हो जाएगा, लेकिन अब ये आसानी से आंसर आ गया ना 1.7 10⁻⁻। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में देने के लिए जिसको ये टेक्निक आती है वो तो फौरन सॉल्व कर लेगा, और ये पूरी कैलकुलेशन उसके लिए तो न्यूमेरिकल है, जो ट्रिक यूज करेगा वो तो फौरन सॉल्व कर लेगा, जो उसको मतलब सारी चीजें करेगा वो तो फिर उसके लिए तो क्या बन गया न्यूमेरिकल बन गया, उसको 10 मिनट चाहिए उसके लिए, क्या ख्याल है। तो ये चीजें आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है।
कुछ ना कुछ तो इन्होंने गड़बड़ की है। आप में से ड्राइवर को कहें पॉइंटर जो है ना वो जरा ही नहीं है उसमें, ऑफिस में चली जाए। अच्छा, अब उसके बाद इससे अगला क्वेश्चन जो उस दिन आप लोगों ने कहा भी था, ये वैसे मैंने डिस्कस तो कर दिया, थोड़ा सा इसको देख लें कि ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है वो देखिए 3 करंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। एक दरमियान में क्या है 1 2 3। ये उस दिन कौन कह रहा था करंट की डायरेक्शन दी हुई, तो ये इसमें जाहिर है कि जो डॉट है वो क्या आउट ऑफ पेज है और क्रॉस का मतलब इनटू द पेज है? तो 1 2 3 ऐसे 1 2 और 3। अब ये आउट ऑफ पेज है। अब इसमें अगर हमने देखना है कि लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो लीस्ट का मतलब ये है कि जो सम जो है वो फोर्स हमने देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड जो अट्रैक्शन फोर्स है। अब इसमें रहनी बात है कि ये दोनों इसके लिहाज से ये करंट, जब हम इसको फोकस करेंगे 2 को, जब 2 को फोकस करते हैं तो ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको क्या कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है तो रिपल्शन फोर्स दोनों की क्या होगी, इसकी मतलब इधर है 1 वाले की और इसकी इधर है अपना 3 वाले की, तो लिहाजा इसके ऊपर तो फोर्स क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो सबसे कम तो ये फोर्स हुई। जब हम इसकी बात करेंगे से ये वाला चार्ज जो मैंने ब्लैक लिया हुआ है, तो इसकी फोर्स इस तक जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसके ऊपर वो क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है ना। और इसकी रिपल्सिव जो है वो क्या होगी, वो ज्यादा, क्योंकि ये करीब है और वो क्या है सेम है। द सिचुएशन फॉर दिस। अब जाहिर है अगर हम ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास इस तरफ बच जाएगी, इसके ऊपर लेफ्टवर्ड बचेगी, इसके ऊपर राइटवर्ड बचेगी, लेकिन दोनों पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगी सेम। इसलिए इसका आंसर क्या है कि सबसे लीस्ट क्या आ गया 2, उसके बाद 1 और 3 क्या होगा टाई होगा, मतलब क्या कि दोनों बराबर है। सबसे कम 2 हो गया, उसके बाद 1 और 3 के ऊपर फोर्स क्या है सेम है। अच्छा ये तो उसका हो गया। हाँ जी देखिए ना, अगर हम इसको, ये आपके पास 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3 है। अब ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, मतलब जो अपोजिट करंट होते हैं वो क्या करते हैं रिपेल करते हैं। अब डिस्टेंस सेम है तो ये इसको रिपेल करेगा इस फोर्स के साथ, वो इसको इस फोर्स के साथ रिपेल करेगा। दोनों फोर्सेस क्या है अपोजिट, नेट फोर्स 2 के ऊपर क्या होगा 0। उसने कहा था कि 1 2 3 है ना, तो तरतीब बताएंगे सबसे कम फोर्स किस पे है, उससे ज्यादा किस पे है, उससे ज्यादा किस पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये है, तो सबसे कम फोर्स किस पर है 2 पर। इस पर अगर हम देखते हैं तो ये जो मैंने यहाँ ब्लैक कलर का 3 बनाया हुआ, इसकी फोर्स यहाँ पर कौन सी होगी, क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ मतलब करंट्स हैं, पैरेलल करंट्स। पैरेलल करंट क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्ट करेगा तो ये, लेकिन दूर होने की वजह से इसकी फोर्स जो है, अगर हम ये लेते हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, इसकी फोर्स क्या होगी ज्यादा होगी, ये वाला 2 इसके ऊपर 1, यानी 1 के ऊपर फोर्स कौन कौन लगा रहे हैं 2 और 3 दोनों लगा रहे हैं, 2 और 3। अब अगर 2 की फोर्स हम निकालते हैं तो वो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी, 3 की इसके ऊपर क्या होगी क्योंकि वो दूर है। तो जब हम इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो ये तो इसमें से क्या हो जाएगा माइनस, इतना माइनस होके बाकी नेट फोर्स हमारे पास जो नेट बचेगी वो इस तरफ बच जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो इसी तरह इसके ऊपर, तो इसलिए पहले सबसे कम फोर्स किस पे आएगी 2 पे आएगी। अच्छा एक ये जुनेद ने क्वेश्चन दिए थे, 2 भेजे थे, एक का मैंने सोल्यूशन भेज दिया था और दूसरा थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ना था, इसलिए मैंने वो नहीं भेजा। चले अब ये जुनेद भाई का क्वेश्चन नंबर है 27, उसने कहा था इसमें ना वो कहता है कि स्क्वायर रूट है। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा सा मतलब कह दें कि फॉल्ट है। फॉल्ट इस तरह है कि ये ना अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, लाइंस का मतलब ये है कि उसने लाइंस, अगर वो सब की बात कर रहे हैं ABCD की तो फिर तो लाइंस आएगा, लेकिन एक्चुअली वो एक लाइन है। एक्चुअली क्या है कि कौन सी लाइन है जिसके क्रॉस वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और
तो उसके ऊपर कोई फोर्स, तो वो सिंपल सा है कि अब देखे ना, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है, इसमें वो कहता है लूप पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो लूप इसमें पड़ा हुआ है, इसमें चलो जो भी इसका है वो मैंने यहाँ नहीं लिख रहा, चलो ए है जो, अब इसमें कोई भी करंट फ्लो कर रहा है इससे, ठीक है ना। अब अगर ये करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि ये अगर कौन सा है, एंटी क्लॉक वाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, आउट ऑफ पेज होगा। और ये किसके अलोंग है, जी के अलोंग है, किसके अलोंग है, जी एक्सेस के अलोंग है ना मैग्नेटिक फील्ड इसका, अगर ये लूप है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जी के अलोंग होगा। और जी एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, जी की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू, अगर उस फील्ड के लॉन्ग चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो फोर्स नहीं लगेगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, डेल्टा। डेल्टा में क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, किस लाइन की इक्वेशन है, जेड एक्सेस पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, तो जी एक्सेस के लॉन्ग अगर वो मूव करेगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अच्छा, इसके बाद वो अरसलान का एक क्वेश्चन था 58, वो कह रहा था एक्सप्लेन करना है, तो 58 एक चीज पहले ये देख लें कि जब चार्ज पार्टिकल एक रीजन मूव कर गया और वो अनडिफ्लेक्टेड है, चार्ज पार्टिकल किसी रीजन में मूव कर रहा है और वो अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। एक बार याद रखें मेरी हमेशा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो चार्ज पार्टिकल को कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, या तो वो डिफ्लेक्ट करेगा, और डिफ्लेक्ट भी करेगा, स्पीड अप भी कर सकता है, स्लो डाउन भी कर सकता है। देखिए ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, चार्ज पार्टिकल इधर से आ रहा है पॉजिटिव, अब पॉजिटिव में क्या जाना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इवेंट हो जाना, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स कौन सी लगती है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाएगा वो हमेशा लगेगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल जा रहा तो नहीं लगेगी, एंटी पैरेलल जा रहा तो नहीं लगेगी, परपेंडिकुलर जा रहा तो नहीं लगेगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स विल एक्सर्ट, चाहे वो स्टेशनरी क्यों नहीं है, रुका हुआ भी क्यों नहीं, रुका होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मूव करवा सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं करवा सकता, याद रखें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो एफ इज नॉट इक्वल टू 0, फोर्स लगेगी हमेशा, चाहे वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर है अगर किसी रीजन में है तो उसके ऊपर वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगी, अगर तो वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फिर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, और अगर वो चार्ज पार्टिकल क्या है तो इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके फोर्स लगेगी। जब उसके फोर्स लगे, देखिए चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है ऐसे, ये फील्ड जब इसमें एंटर होगा, से वो पॉजिटिव है तो फोर्स किधर लगेगी उसके ऊपर, हाँ अगर वो एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर आपको लग रही है तो फिर दोनों फोर्सेस कैंसिल भी हो सकती हैं अगर वो इक्वल मैग्नीट्यूड की है। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कही मैंने, दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप ये याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगती है वो क्या थी, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, उसके लिए वेलोसिटी का होना जरूरी है, और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, नाइदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल, इन तीन कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें मैग्नेटिक फोर्स लगती ही नहीं है, तीन कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें मैग्नेटिक फोर्स, कौन कौन सी, हाँ, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 होगी, कौन तीन तीन कंडीशंस हैं कि बी पैरेलल है, बी क्या है, एंटी पैरेलल है बी के, और बी क्या है, 0 है, रेस्ट है। अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है उसके ऊपर आप हजारों टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दें, मूव नहीं करेगा, समझ आ गई बात, स्टेशनरी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड मूव नहीं करवा सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड करवा सकता है। एक बात, अब जब फोर्स लगेगी
तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर वो 90 के साथ आ रहा है तो वो सर्कुलर मोशन में चला जाएगा, अगर वो 90 के अलावा कोई एंगल है तो फिर उसमें क्या होगा कि वो हेलिकल पाथ बनाएगा। अगली बात, पहली चीज तो ये आप ध्यान रखें कि अदरवाइज जो है ना इसमें क्या होगा, एफ बी जो है इज नॉट इक्वल टू 0, एफ ई तो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगी, उसमें तो कोई ऐसा केस नहीं है। अब अगर वो कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल है और वो किसी रीजन में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, उसकी वेलोसिटी अनडिफ्लेक्टेड का मतलब तो ये हो सकता है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपना सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो, अनडिफ्लेक्टेड में तो ये बात भी आ जाती है। लेकिन अगर वो कह देता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है और ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, उसमें दो पॉसिबिलिटीज है। अगर वो कहता है कि अगर वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, तो देखिए पहली बात वेलोसिटी कांस्टेंट इस सूरत में हो सकती है अगर वहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वहां उस सूरत में एग्जिस्ट कर सकता है। मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ जरूर करेगा, एक केस में नहीं कर सकता जब उसकी फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रही हो, कैंसिल कर रही हो। अब देखिए अगर वो वेलोसिटी कहता है ना भी चेंज नहीं हो रही, फिर अगर वहां अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, वहां अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ उसमें या मैग्नीट्यूड चेंज करेगा या डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, अगर मैं कहूं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, बन सकती नहीं बन सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां है नहीं, हो सकता है वहां मैग्नेटिक फील्ड उसके क्या हो, पैरेलल हो, तो फिर वेलोसिटी चेंज, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अच्छा इसी तरह बी केस है कि वहां पे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना क्या है, ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है ना कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तीसरे नंबर पे सी पार्ट इसका क्या है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर, ठीक है। और ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ये भी हो सकती है कि वहां पे ई ना हो, अपना ई हो और बी ना हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर ये पॉसिबिलिटी मतलब वो कहता है विच मे नॉट हैव, तो ये वाली चीज वहां पर एक इंक ला दीजिएगा इसमें, ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इसमें क्या है, इसमें अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें क्या है अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड उसी सूरत में हो सकता है अगर वहां उसके साथ क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो। और अब ये जो क्वेश्चन है 58 में वो कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन एंटर द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मौजूद हैं। और उसके बाद कहते हैं इट इज ऑब्जर्व दैट द वेलोसिटी वी इज अनअफेक्टेड, तो फिर कौन सा केस हुआ कि दोनों मौजूद हैं और वेलोसिटी अनअफेक्टेड है, ये वाला केस। इसमें फिर क्या होता है, इसमें ये है कि दोनों दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। जब कैंसिल करेंगे तो जाहिर है फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे वो वेलोसिटी सेक्टर में हम कहते हैं, एफएससी में क्वेश्चंस भी हैं कि वहां पर उसने बहुत सारे मतलब भेजे हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, और उनकी वेलोसिटीज की रेंज उसने कहा जिसे वो 1000 से लेकर 2000 मीटर पर सेकंड तक हैं, तो उसमें से कौन से हैं जो अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे, वो सीधे गुजर जाएंगे, तो वो सीधे जाएंगे जो इस कंडीशन को पूरा करेंगे, एफ ई इज इक्वल टू एफ बी। एफ ई क्या होगा, क्यू ई, और ये क्या होगा क्यू वी बी, तो क्यू तो क्यू से क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी ई बाई बी। यानी अब ये कंडीशन, इस कंडीशन के ऊपर एक और कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि अगर वो वेलोसिटी ऐसी है
कि उसकी रेशो E ओवर B के बराबर है, तो फिर वो वेलोसिटी की ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगी और ना डायरेक्शन होगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो वो अपोजिट क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और उनकी मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही और मैग्नीट्यूड इसलिए चेंज हो रही है कि उन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रेशो है वो उतनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो लिहाजा वो ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना ही उसकी मैग्नीट्यूड अनअफेक्टेड जाएगा। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है कि V इज परपेंडिकुलर टू बोथ E एंड B एंड हैज अ मैग्नीट्यूड E ओवर B, यानी कि ये वो कंडीशन है। तो चूंकि ये वाला केस उससे रिलेटेड था, इसलिए मुझे ये चारों चीजें बतानी जरूरी थी। या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, ये भी इसके लिए एक्सप्लेन करना जरूरी था। तो अब ये जो क्वेश्चंस आप लोगों ने 21 असाइनमेंट के मुझे भेजे थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब आप लोगों ने ये करना है कि 22 असाइनमेंट जो है वो आज रात आप लोगों ने मुझे बता देना है। उसका सोल्यूशन तो मैंने आंसर की तो भेजी हुई है, तो अब फाइनली आप मुझे जाके टेक्स्ट कर देंगे कि ये क्वेश्चंस हैं जो हमसे आपस में आप लोगों ने डिस्कशंस की हैं इसमें ग्रुप में। बहुत अच्छी बात, आपस में डिस्कशन की, और मुझे आप कम से कम डिस्टर्ब किया करें, मतलब कोशिश करें कि आपस में काफी सारे डिस्कशंस करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो मुझे, क्या मैं अगर 30-40 लिखूं ना मेरे तो बहुत टाइम लग जाता है। अब सुबह मेरा 1.5-2 घंटे लग गए इसमें, तो क्योंकि लिख के भेजने होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद मुझे आप फाइनली बता देंगे जाते ही, आज मैंने इसके बाद फौरन आपको ये जब भी लेक्चर पढ़ाऊंगा ना उसकी असाइनमेंट आपको फौरन भेज देनी है मैंने। तो हमने कल तक ये 23 भी क्लियर करनी है, ठीक है। पॉइंटर ना कोई एक आधी चाहे रखा करो उसमें, इंक ये थोड़ा सा लिखते हैं, लिखने के बाद फौरन वो थोड़े मदम पड़ जाते हैं। तो इसमें आप जो लाइन में इंक है अभी जो लाइन, वो जो मदद पड़ जाते हैं ना फिर उनको मजा नहीं आता। चलो ये तो ठीक है। हाँ जी, आपने भेजे हुए, लेकिन मैं वो वेट कर रहा हूँ भी अगर और भी कोई, तो आज मैंने 22 इंशाल्लाह क्लियर कर देनी है। हाँ 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 शट डाउन का तो मुझे नहीं पता, मैंने क्वेश्चन नहीं को पढ़ा। मैं सीधी बात, जब आप क्वेश्चन मुझे भेजेंगे तो मैं पढ़ूंगा। आप ये देखें कि से आपके पास ये एक लूप है, यहाँ पर एक करंट है, ये मैंने उसने बात ये समझाई थी आपको। अब देखिए इसमें 2-3 सिचुएशन वो कह सकता है। से वो कहता है कि यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगाई हुई है, मतलब यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है ना, तो उस बैटरी के आगे क्या है, यहाँ पर एक स्विच भी है, और स्विच की वजह से यहाँ से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब इसमें सिचुएशंस क्या बता सकता है, मैंने बता सकता है कि आई इंक्रीज हो रहा है। अब अगर आई इंक्रीज हो रहा है इसमें इनवर्ट फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई डिक्रीज होगा, इनवर्ट फ्लक्स डिक्रीज होगा। अच्छा, या फिर वो कहता है कि वायर इसकी हो रही है या इससे दूर जा रही है। अगर वो कहता है कांस्टेंट करंट सेम है लेकिन इसके करीब होता जा रहा है, ये वायर इसके करीब लाई जा रही है, फिर डिफेक्ट होगा, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ट इंक्रीज होगा, या दूर जाने से इनवर्ट क्या होगा, डिक्रीज। तो केसेस वही 4 बनेंगे, वो जो नॉर्थ पोल इन टूवर्ड्स आ रहा है, वे जा रहा है साउथ पोल, केस वही 4 बनेंगे, जो मर्जी इधर उधर घुमा ले उनमें से चारों में से एक केस होगा, ठीक है। अब अगर कहते हैं शट डाउन होगा, अब शट डाउन का मतलब क्या है, जैसे हम ऑफ करेंगे तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होगा, जो भी वो सिचुएशन है वो क्वेश्चन की, तो आप जवाब दीजिएगा। जब करंट इसमें डिक्रीज होगा, जहरा वो क्या है, अगर ये इस तरह का वो सिचुएशन जो भी होगी, तो आप अगर मैं इसमें शट डाउन करता हूं तो यहाँ इनवर्ट करंट क्या होगा, इनवर्ट फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। करंट नीचे की तरफ है तो आउटवर्ड फ्लक्स डिक्रीज होगा। अगर वो साथ एक कॉइल पड़ी हुई है, साथ कॉइल है दूसरी, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन में होता है, तो अगर इस कॉइल में से करंट, जैसे हम बटन को ऑफ करेंगे तो करंट आई से क्या होगा, 0, यानी करंट की मैग्नीट्यूड कम होगी। जब करंट की मैग्नीट्यूड कम होती है ना, तो फिर वो मैंने आपको बताया था कि आप देखेंगे कि आपका अप्लाइड करंट कौन सा है। अब देखिए अप्लाइड करंट यहाँ पे कौन सा है, क्लॉकवाइज है। अब जब वो शट डाउन की बात करेगा तो करंट हमारा मैक्सिमम से, मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज होगा, जो इंड्यूस करंट होगा वो फिर इसके क्या होगा, इनकी इसकी डायरेक्शन में होगा, इसकी। जब भी करंट अप्लाइड करंट डिक्रीज होगा तो जो इंड्यूस करंट होगा विल बी, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं कि व्हेन अप्लाइड, किसी भी सूरत में अप्लाइड करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज होता है, देन
induced current will be in the direction of applied। ये तो मैंने उसकी बात समझाई थी आपको, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड। तो ये अप्लाइड की क्या होगा, डायरेक्शन को, क्योंकि उसने अपोज करना है। अपोज करना मतलब डिक्रीज करती हुई चीज को अपोज करने के लिए उसकी डायरेक्शन में आना पड़ेगा। जैसे गाड़ी स्लो हो रही है, मैंने मिसाल दी थी, गाड़ी स्लो हो रही है, हमने उसकी अपोजिशन करनी है। अगर हम उसको आगे से धक्का लगाएंगे तो और स्लो हो जाएगी, तो अपोजिशन तो ना हुई। अपोजिशन क्या है, उसको पीछे से धक्का लगाएंगे, यानी उसकी डायरेक्शन में आकर हम उससे फोर्स लगाएंगे, तो ये उसकी अपोजिशन। हमने उसको स्लो नहीं होने देना, क्योंकि स्लो होना ही वजह बन रहा है किस चीज की, इंड्यूस करंट की। यहाँ करंट का डिक्रीज होना वजह बन रहा है इंड्यूस करंट की, तो इंड्यूस करंट अपोज करेगा, इसको डिक्रीज नहीं होने देगा, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि ये डिक्रीज ना हो। तो इसलिए ये अप्लाइड की डायरेक्शन में होगा। अब जो भी वहां करंट होगा, जो अप्लाइड होगा, जो क्वेश्चन है आपका, तो वो आपका इंड्यूस करंट भी उसी की डायरेक्शन में होगा जब आप शट डाउन करें। आपको बात समझ आई है? हाँ जी, अगर अप्लाइड करंट इंक्रीज हो रहा हो तो फिर इंड्यूस करंट उसके अपोजिट होगा, ठीक है ना। अगर व्हेन अप्लाइड करंट इंक्रीज देन द इंड्यूस्ड करंट विल बी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड। अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो इस केस में जो इसकी डायरेक्शन होगी, देखिए जैसे मैंने यहाँ कहा कि शट डाउन किया, अब ये कौन सा था, क्लॉकवाइज था, तो इंड्यूस करंट भी क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ कौन सा पोल बनेगा, साउथ बनेगा। वो हम इंड्यूस पोल भी बता सकते हैं और इंड्यूस करंट भी बता सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो है, हमने कुछ सर्किट पढ़ने हैं। RLC हो गया, रेजिस्टिव सर्किट हो गया, मतलब जिसमें अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट, जाहिर बात है, हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक होता है रेजिस्टर, एक क्या होता है इंडक्टर, और एक क्या है कैपेसिटर। ये तीन AC कंपोनेंट्स हैं। तो पहले तो हमें इनकी बेसिक जाननी है कि ये है क्या चीजें, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने देखना है कि अकेला R हो तो क्या होगा, अकेला L हो तो C, अकेला C हो तो क्या होगा, फिर RL क्या होगा, RC क्या होगा, और RLC क्या होगा। इसमें फिर काफी सारे MCQs बन सकते हैं। तो यानी फील्ड हमने वो देखने हैं जिनमें MCQs बनने के चांसेस हैं ज्यादा। अब ये देखें कि हमारे पास सबसे पहले तो आप देखें ना, तो R जो रेजिस्टर हम कहते हैं या इंडक्टर कहते हैं, इंडक्टर जो है बेसिकली, इंडक्टर होता क्या है, इंडक्टर इंडक्टेंस से निकला है, रेजिस्टर रेजिस्टेंस से निकला है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस से निकला है, ठीक है। तो ये आते हैं, ये हमारी यानी कि असाइनमेंट नंबर 23 है। देखिए, आप कह सकते हैं कि a coil with high inductance is called inductor. A coil with high resistance, अपना inductance is called। बाकी आपने कॉइल का इंडक्टेंस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता था कि उसकी जो इंडक्टेंस है क्या थी, म्यू नॉट N स्क्वायर A ओवर उसकी लेंथ जो। ये इंडक्टेंस के फार्मूले आपने थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, रेजिस्टर की, तो बेसिकली रेजिस्टर क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर की रेजिस्टेंस तो क्या होगी, इन्फिनिटी। तो जो रेजिस्टर होता है बेसिकली क्या होता है, वो कंडक्टर होता है, याद रखिएगा। रेजिस्टर क्या होता है, कंडक्टर होता है। जैसे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि वोल्ट मीटर को आइडियल बनने के लिए एक ऐसा, उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का हमारे पास रेजिस्टर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि रेजिस्टर बेसिकली क्या है, कंडक्टर है। तो एक ऐसा कंडक्टर, आ कंडक्टर विद
हाई रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम रजिस्टर कहेंगे। और तीसरे नंबर पे क्या है, बेसिकली आपकी ये दो प्लेट्स हैं जिसमें हम चार्जेस को क्या करते हैं, कंडेंस कर देते हैं। तो एक ऐसा कंडेंसर, अ कंडेंसर विद हाई कैपेसिटेंस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, कैपेसिटर। तो ये हमारे पास है कि इंडक्टर क्या होता है, बेसिकली कॉइल है, रेजिस्टर क्या है, एक कंडक्टर है, कैपेसिटर क्या है, कंडेंसर है। ये तीन कंपोनेंट है। इसमें जो हमारा इंडक्टर है और क्या है, कैपेसिटर है, ये डीसी कंपोनेंट्स नहीं है, दे आर ओनली एसी कंपोनेंट्स, एसी सर्किट कंपोनेंट्स। और ये आर एल सी तीनों यूज हो सकते हैं किसमें, एसी सर्किट में। तो ये एसी कंपोनेंट्स तीनों है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूं, तो अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास तीनों यूज होंगे, ठीक है ना। रेजिस्टर भी यूज होगा, इंडक्टर भी यूज होगा, कैपेसिटर भी यूज होगा। और डायरेक्ट करंट में सिर्फ क्या होगा, कैपेसिटर और इंडक्टर का कोई काम नहीं वहां, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान क्या है, इंसुलेटर है, इंसुलेशन है, तो लिहाजा वो करंट तो फ्लो नहीं होगा। और जो इंडक्टर है, इंडक्टर तो बेसिकली क्या है, कॉइल है, तो एक वायर बाउंड की हुई है, अगर उसमें डीसी करंट गुजर रहा है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, तो वो तो फ्लक्स उसमें चेंज ही नहीं होगा, वो बैक ईएमएफ ही नहीं आएगी, तो कोई उसमें इफेक्ट्स इंडक्टर वाले हमें नहीं मिलेंगे। अच्छा, एसी थ्रू कैपेसिटर, कैपेसिटर कैपेसिटर में एसी कैसे गुजरता है, क्यों हम कहते हैं जी डीसी तो कैपेसिटर में से नहीं गुजर सकता, एसी गुजर जाता है। सर चार्जिंग डिस्चार्जिंग से, चार्जिंग डिस्चार्जिंग से, ठीक है। लेकिन हमें उसका पता होना चाहिए कि वो कैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग से गुजरता है। वो मुझे ना एक बात याद होगी, हमारा ना काजी यूनिवर्सिटी में पहले पहले सेमेस्टर के अंदर रेक्टिफिकेशन का हमारा वाइवा हो रहा था। हमारे प्रोफेसर शफीक साहब थे, वो है मुल्तान साइड की, तो वहां वो ले रहे थे। तो मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, रूममेट भी था मेरा, तो वो हमने वाइवा तैयार किया, तो हमने कहा ये कैपेसिटर में से डीसी नहीं गुजरता और एसी गुजर जाता है। तो अगले दिन जब वाइवा हुआ तो उसको यही सवाल पूछा साहब ने, तो कहता है जी एसी गुजर जाता है, डीसी नहीं गुजरता। कहता है कैसे, कहता है ये मुझे पता नहीं, ये मुझे मौलवी साहब ने बताया था। हैं? तो अभी तक मुझे बात उसकी याद है। एक बात तो ये है कि बेसिकली एसी क्या होता है, एसी एक तो हम कहते हैं ना कि एक इस सेंस में हम कहते हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया, हम कहते हैं कि ये कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर है, यहाँ पर जो है ना हमने एसी सोर्स लगाया हुआ है, और यहाँ पर हमने एक लैंप मतलब बल्ब है ऐसे, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि इसकी चार्जिंग भी हो रही है, और तो बल्ब जो है उससे क्या हो रहा है, रोशन हो रहा है। ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले हमें थोड़ा सा अगर देखें, अगर हम एसी को समझें, तो एसी हमारे पास ये है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। अब इस अल्टरनेटिंग करंट में बेसिकली क्या हो रहा है, ये वायर है, ये वो कंडक्टर है, इसमें देखें यहां पर करंट क्या है, पॉइंट ए पर 0, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रुका हुआ है, ये पॉइंट ए है। अच्छा, यहां पर क्या हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया, करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब यहां से जैसे ही करंट ये बढ़ना शुरू हुआ है, तो स्पीड इसकी बढ़ने लगी। अब एक पॉइंट आया, ये मैं कहता हूं अगर बी पॉइंट है, तो इस बी पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ बी क्या होगी, 0। अब उसके बाद करंट क्या होना शुरू हो गया, कम। अब ये स्लो होना शुरू हो गया, कहां तक पहुंच गया, ये सी तक जाके फिर करंट क्या हो गया, यहाँ उसकी वेलोसिटी फिर क्या हो गई, 0। तो हम देखना चाहिए कि जब एसी किसी वायर में से, ये वायर है इसमें एसी गुजरा, तो बेसिकली वायर के अंदर हो क्या रहा है, ये समझा रहा हूँ बात। तो
ये कहाँ गया, वो कॉइल रोटेट कर रही थी, मैंने जनरेटर बताया, कॉइल रोटेट करने से हमारे पास यही बना था ना कि वो थीटा इतना था तो प्लेन के दरमियान तो ये करंट मैक्सिमम हो जाता। अब जब यहां से इधर आता है नीचे, ठीक है ना, जब नीचे आता है इसका मतलब करंट ने डायरेक्शन क्या की है, चेंज कर ली है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, वापस आएगा। अब दोबारा ये सी पे था, डी पे वो दोबारा यहाँ पहुंच जाएगा ऐसे, और ई पर फिर वो दोबारा ए पर आ जाएगा। तो अब वो क्या कर रहा है, जस्ट यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अब जब वाइब्रेट कर रहा है तो उसने तो आगे जाना ही नहीं, उसने, जिसे हम कहते हैं ना ये पार्टिकल मेरे पास है, मैं इसको फेंकूंगा दरवाजे के जाके टकराएगा, तो एनर्जी यहां से वहां तक ये खुद पार्टिकल लेकर गया है, क्या कि जब मैं बोल रहा हूं तो ये भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दरवाजे तक भी हो रही है, बाहर भी जा रही है। ये क्या हो रहा है, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं अपनी जगह पे, जस्ट वाइब्रेट कर रहे हैं एनर्जी। जैसे वेव्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है मैकेनिकल वेव्स के अंदर, तो जस्ट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह एसी के अंदर चार्जेस क्या करते हैं, जस्ट वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं करते, उनको पाथ नहीं चाहिए, जस्ट क्या चाहिए। अब ये देखें यहाँ क्या हो रहा है, ये अगर फिगर आप लोगों को नजर आ रही है तो बेसिकली ये होता है कि करंट से यहाँ पर चार्ज ऐसे क्या किया, वाइब्रेट किया, उसने उससे अगले चार्ज को क्या करवाया, वाइब्रेट, उसने उससे अगले को क्या करवाया। जब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, स्पेक्ट्रम के पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दे, अगली प्लेट जो पास पड़ी है वो उसको क्या कर देगा। अब देखिए ना, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को आगे रिपेल कर देगा, जब वापस आएगा तो इसको क्या कर लेगा, फिर अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब इसकी वाइब्रेशन से इस प्लेट के इस फेज में जब इस साइड पे वाइब्रेशन हो रही है तो इस साइड पे वाइब्रेशन भी होना शुरू हो जाएगी। तो फिर जब हो जाएगी तो फिर उससे आगे भी क्या होगी, उससे आगे भी क्या होगी। इस तरह की वाइब्रेशन आगे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। बात समझ आ गई है। अच्छा, दूसरे अल्फाज में ये भी आप कह सकते हैं कि जो इसकी देखिए तीन कंपोनेंट्स हैं, लिखने में बात, एक आपके पास है रजिस्टर। रजिस्टर के लिए फार्मूला कौन सा है, V इज इक्वल टू आई आर। रजिस्टर के लिए कौन सा फार्मूला है, V वोल्टेज हो गया, I करंट हो गया, R उसकी क्या होगी, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट, अपोजिशन टू द। अगर आपके पास क्या है, इंडक्टर है, इंडक्टर के लिए फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई एक्स एल। V इज इक्वल टू आई एक्स एल। अब इसमें क्या है, ये उसका वोल्टेज होगा जो हमने दिया, ये क्या है, करंट है, और ये अपोजिशन होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, यानी अगर मैं ये यहाँ थोड़ा सा देख लें कि अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टर की बात करता हूं तो अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा हूं, चेंज फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा हूं, तो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता करंट की फ्रीक्वेंसी चेंज होने से, यानी एसी हो या डीसी हो, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, इसमें ये जो एक्सएल है, इसमें ये जो था आर लिखा हुआ था, वो था रो एन ओवर ए। आर का फॉर्मूला ये रो एन ओवर ए, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये उस कंडक्टर की क्या है, रेजिस्टेंस है। जब हम बात करते हैं V इक्वल टू आई एक्स एल, लेकिन ये वो चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। अब एक्सएल है, एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। अब इसका प्रूफ भी कहेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा कि ये कहां से आता है। तो ये क्या है, 2 पाई एफ एल, तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए अगर मैं फार्मूला यहाँ पे ड्रा करूंगा तो ये अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या है, इस तरफ क्या है, यूनिट इसका भी ओम है, यूनिट इसका भी क्या है, किसका, एक्सएल का। एक्सएल क्या कहलाती है, इंडक्टर रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अब ये हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो लिहाजा अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो इसका ग्राफ ये बनता है। यानी इंडक्टर के अंदर अगर हम स्विच कर जाते हैं, अगर हमारे पास इंडक्टर है और हम बात कर रहे हैं किसकी, डीसी की, डीसी की फ्रीक्वेंसी तो क्या है, 0। तो फॉर डीसी F is equal to 0 implies that XM is equal to 0। जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो वो भी फिर क्या हो गया हमारे पास, ये 0 हो गया। अब 0 होने का मतलब ये है कि इंडक्टर अपोज नहीं कर रहा, डीसी को तो अपोज, लेकिन एसी के लिए जिस तरह फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपोजिशन क्या हो जाएगी, यानी फॉर एसी एक्सएल तो क्या हो गया 0। अब अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे किसकी, उसके लिए फार्मूला क्या है कैपेसिटर के लिए, ये आपके पास इंडक्टर हो गया, रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। इसके लिए फार्मूला क्या है, B इज इक्वल टू आई एक्स सी, और एक्स सी किसके बराबर होता है, क्यों जी, एक्स सी क्या होता है 1 ओवर ओमेगा सी या 1 ओवर 2 पाई एफ सी। तो यहां पता क्या चला, this implies that xc is inversely proportional to the f। यहां क्या था, xl is directly proportional to the f। यहां xc क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the f। तो अगर हम मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका बता, अगर मैं यहां ग्राफ बनाऊं इसका, यानी इस तरफ मैं क्या ले रहा हूं फ्रीक्वेंसी और इस तरफ क्या ले रहा हूं, ये ग्राफ ऐसे आएगा। तो अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है, एक्सएल तो उसके लिए क्या होगी 0, लेकिन एक्ससी क्या होगी 1 ओवर 2 पाई एफ सी, तो ये क्या होगी इन्फिनिटी। यानी कि आप कह सकते हैं कि डीसी अगर आपके पास फ्लो कर रहा है तो वो कैपेसिटर में से नहीं गुजर सकेगा, क्योंकि कैपेसिटर की अपोजिशन उसके लिए क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं एसी की, फॉर एसी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी की कोई ना कोई वैल्यू होती है। जैसे हमारा जो एसी है, यानी इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। समझा गया बात, इंडिया और पाकिस्तान में कितनी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जो हमारा एसी जो घरों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं एक्सएल की, तो वो यहां पे तो क्या थी 0, लेकिन यहां एक्सएल 0 नहीं होगी, और एक्ससी जो है वो 1 ओवर 2 पाई एफ सी, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग आएगी, मतलब आएगी सही 0.01 कह दूं, 0.02 सो कुछ भी कह सकता हूं, क्योंकि नीचे 50 क्या हो रहा है से डिवाइड हो रहा है। ये मतलब इन्फिनिटी नहीं आएगी, यानी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। यानी इससे क्या पता चला कि कैपेसिटर के अंदर से एसी जो है पास कर सकता है, डीसी को तो कैपेसिटर ने क्या अपोजिशन दी थी इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे अपोजिशन इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास है, हाँ जी 50 इयर्स। देखिए ना, ये फिर आपके आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपके पास जो पीक वैल्यू है वो क्या थी ईएमएफ की, वो थी एन ओमेगा ए बी। अब ये क्या आ गया एन, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पाई एफ इंटू ए इंटू बी। अब डिपेंड करता है कि कौन से मुल्क में कितनी पीक ईएमएफ चाहिए। बाहर मुल्कों में सिवाय पाकिस्तान इंडिया के, वहां पे पीक वोल्टेज कितना है, मतलब उनका आरएमएस वैल्यू कितनी है 130, हमारा यहाँ कितना 220। यानी कि बिजली लगने से पाकिस्तान और इंडिया बंदा मरता है और कहीं नहीं मरता। हाँ तो ये सही बात है, मतलब आप सुन ले, मैं मेरे खुद अजीज सऊदीया वगैरह इधर उधर तो सुन लेना भी, वो काम करते थे इलेक्ट्रिशियन वगैरह, वो कहते हैं हमें करंट लग गया। तो मैंने कहा भाई यहाँ तो करंट लग जाए तो अगले दिन अल्लाह ना करे बंदा जनाजा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है। ये उसने मैंने बताया था कि आप लोगों ने ये चीज पढ़नी है कि हमें इतना हाई वोल्टेज क्यों चाहिए।
तो उस वोल्टेज चाहिए, क्योंकि हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर उसको लेके आना है। फिर हमने वहां तो क्या है कि मतलब से अगर एक बंदे के पास बहुत ज्यादा ऑयल है, ऑयल में वो खुद कफील है, जैसे सऊदी है, तो वो तो यहाँ जनरेटर रख के 10 घर उसके एक जनरेटर से मतलब वो चल सकते हैं, उसको तो खंभे लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो वहीं बिजली बना के वहीं इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। नहीं तो उनको क्या जरूरत है फिर कि वो पहाड़ों है उनके, मतलब देखे ना, वो तो डिपेंड करता है ना भी वो कौन सा सोर्स है उनका। देखिए अगर उसने ऑयल से मतलब बनानी है बिजली, तो ऑयल तो ये तो नहीं है ना भी वो एक जगह पे ही होगा। जैसे हम डैम से बिजली बनाते हैं, डैम तो एक जगह पे है, डैम को उठा के तो हम मुल्तान में नहीं ला सकते ना। तो वो तो जो उनका सोर्स है, वो सोर्स पे डिपेंड करता है कि वो अगर एटॉमिक है तो वो कहाँ पे उन्होंने वो प्लांट बनाया हुआ है। जैसे हमारा भी है, जैसे कैनप वगैरह में। लेकिन ये है कि वो इस तरह नहीं है कि हमें दूर दराज बहुत ज्यादा इतना लॉन्ग डिस्टेंसेस उनको कवर करवाने की जरूरत नहीं है जितना हम करवाते हैं। तो ये इसलिए फ्रीक्वेंसी फिर वो उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी आगे पी के यहाँ। तो वो ये मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू। अच्छा अब एक चीज थोड़ी सी और देख लें, फिर हम अगले चीजों की तरफ आते हैं। टाइम भी देखना है हमें 6:39। अच्छा टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया। एक होते हैं मीन वैल्यू और एक होती है आरएमएस वैल्यू, ठीक है। मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर द हाफ साइकिल, ये हमारे पास है ना एसी, ठीक है। ये अगर हम से कहते हैं कि ये हमारे पास हाफ साइकिल है 0 to t/2, ये वाला पोर्शन है, यानी मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर द पॉजिटिव हाफ कहते हैं चले। बेसिकली ये क्या होती है, देखिए बेसिकली ये है कि अब अल्टरनेटिंग करंट्स के हम जो आरएमएस वैल्यू, जैसे उसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, उसको हम वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं आरएमएस वैल्यू को। तो मीन वैल्यू जो है ये उस स्टीडी करंट के बराबर होगी, यानी ये मैं इसकी वैल्यू भी लिख देता हूं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या है, इट इज द स्टीडी करंट विच आप कह सकते हैं कि फ्लो द चार्ज which flow the same amount of charge in the circuit as by AC over same half cycle। यानी मीन वैल्यू ऑफ एसी क्या है, अल्टरनेटिव करंट की जो मीन वैल्यू है वो बेसिकली, अगर ये तो अल्टरनेटिव करंट है, ये उस मतलब अगर एक हम डायरेक्ट करंट देते हैं कि सर्किट को क्या देते हैं, डायरेक्ट करंट, वो डायरेक्ट करंट 0 से t/2 तक कुछ चार्ज उस सर्किट में भेजता है। क्या करता है, जैसे मैंने कहा था चार्ज पहले आगे जाएगा फिर क्या आएगा, अब हम सिर्फ आगे जाने की बात कर रहे हैं, पीछे आने की बात नहीं कर रहे। जैसे मैंने पहला हाफ साइकिल लिया, तो डीसी जितना चार्ज भेजेगा इस टाइम के अंदर, तो अगर देखे ना आपके पास इट इज अ स्टेडी करंट, स्टेडी करंट वो क्या होगा, मतलब वो तो कांस्टेंट होगा ना। इट इज द स्टेडी करंट, इट इज द
which flow the same amount of charge in the, जितना ये AC उस टाइम में सेंड करेगा उसमें ट्रांसफर करेगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ना, देखिए ये थोड़ी सी जगह यहां छोड़ के लिखिएगा, हम लिखते हैं ना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्या लिखते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी इसी तरह है कि ये भी क्या है, द स्टेडी करंट, द स्टेडी करंट given to the resistor produce same heat as the AC over the same cycle to the same resistor। अब देखिए, अब मैं आपको एक आसान से तरीके से समझाता हूँ, ये तो एक बाय डेफिनेशन हो गया ना। आसान तरीका ये है कि आपने 20 एम्पेयर एक करंट था जिसकी पीक वैल्यू कितनी थी? 20 एम्पेयर थी। वो आपने एक रेजिस्टर को दिया, आपने क्या दिया? एक खास टाइम में उसने उसको हीट अप किया, से उसने वहां जो हीट प्रोड्यूस की वो 10 जूल है। एक मिसाल दे रहा हूं, करंट कितना था? 20 एम्पेयर पीक वैल्यू थी उसकी, कितनी थी? अब यही 10 जूल हीट प्रोड्यूस करेगा डीसी, जितना डीसी वही हीट पैदा करेगा, तो वो उस एसी की इफेक्टिव वैल्यू उस डीसी के बराबर होगी। अब डीसी कितना से हो सकता है कि वो 14 एम्पेयर उतनी ही हीट पैदा कर दे, क्योंकि उसने कॉन्स्टेंटली फ्लो करना है। वो क्या उसकी वैल्यू, इसमें तो क्या होना, ज्यादा भी होना है और कम भी होना है। यानी आप ये देखेंगे, अगर आप 14 एम्पेयर डीसी किसी रेजिस्टर को देते हैं तो उतनी ही हीट पैदा करेगा जितना 20 एम्पेयर पीक वैल्यू वाला एसी हीट पैदा करेगा। तो लिहाजा वो जो 20 एम्पेयर वाला एसी है उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू होगी या उसकी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी, बेसिकली क्या होगी? 14 एम्पेयर होगी। यानी हमें इफेक्ट देखना है ना, तो इफेक्टिव वैल्यू को हम क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब आप क्या करेंगे कि सर मुश्किल, हम तो 200 रुपए डिवाइड कर देते थे तो वो निकल आती थी, लेकिन एक्चुअली चीज ये है, ये हम जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आप कहते हैं कि जो एसी है ना, इसको हम मैयर जो करते हैं ना, हम हीटिंग वायर एमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? कि हम देखते हैं कि ये एसी कितनी हीट पैदा कर रहा है और कितना डीसी इतनी हीट पैदा करेगा, तो वो उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू है वो उस डीसी की वैल्यू के बराबर होगी। डीसी उससे कम होगी भी। अगर एसी 14 एम्पेयर पीक वैल्यू वाला होगा तो वो जितनी हीट पैदा करेगा तो कम डीसी उतनी हीट पैदा कर देगा, क्योंकि उसने तो वैल्यू क्या रहनी है? सेम रहनी है। मतलब एक रेजिस्टर को आप 10 एम्पेयर डीसी दे रहे हैं तो 10 एम्पेयर ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 एम्पेयर डीसी देते जा रहे हैं उसको, अगर आप उसको देंगे एसी, तो एसी 10 एम्पेयर अगर देते हैं तो वो तो 10 रह के फिर उसने नीचे भी आना है, जीरो भी होना है, जीरो होना है ना, तो वो उतनी हीट पैदा नहीं कर सकेगा। तो जितना एसी फिर उतनी 10 एम्पेयर वाली हीट पैदा करेगा, वो उससे ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो जाहिर है उसकी फिर इफेक्टिव वैल्यू 10 एम्पेयर होगी, वो 10 एम्पेयर से ज्यादा होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस केस में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी जो वी आर एम एस या आई आर एम एस होगी, बेसिकली हम क्या कहते हैं, आई आर एम एस क्या है कि पीक वैल्यू को 200 पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये क्या बनता है? 0.707 आई नॉट, यानी 70% ऑफ आई नॉट, यानी करंट की 70% जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है उसका 70% उसकी क्या है? इफेक्टिव वैल्यू है। 100% नहीं, कितना? तो यहां पता चला अगर 10 एम्पेयर पीक वैल्यू होगी एसी की तो उसका इफेक्ट उतना ही होगा जितना 7 एम्पेयर डीसी का इफेक्ट होगा, क्योंकि 10 का 70% क्या बनेगा। इसी तरह ये वाले जो मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर द पॉजिटिव हाफ साइकिल वेव, ये बेसिकली होती है 2/पाई। क्या होती है?
2/πi0, ये मीन वैल्यू है। और फिर इसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल पे क्या होगी, ये होती है -2/πi0। तो कंप्लीट साइकिल के लिए मीन वैल्यू क्या होगी, तो 0 हो जाएगी। तो मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर द साइकिल वो क्या हुई, 0। अच्छा, अगर हम मीन स्क्वायर वैल्यू लें, मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, तो वो फिर हमारे पास क्या आएगी, देखिए ये हमारे पास AC होता है, तो अगर स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये स्क्वायर भी ऐसे हो जाएगा, इसका नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू ये V0 है, स्क्वायर क्या हो जाएगा, V0 स्क्वायर, या I0 है तो I0 स्क्वायर हो जाएगा। तो एवरेज वैल्यू लेने के कितने का क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाती है I0 स्क्वायर 2। मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, और अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, RMS वैल्यू, तो इसका हमने स्क्वायर रूट लेना, तो वो क्या बनती है फिर I0/√2 बनती है। तो मीन वैल्यू क्या आती है, 0। मीन स्क्वायर वैल्यू ये होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये होती है। और इसी तरह इधर मैंने बताया कि जो मीन वैल्यू ऑफ AC पहले जो पॉजिटिव हाफ साइकिल की वो ये होती है 2/πi0। ये हम ग्राफिकली कैलकुलेट करते हैं, ये बेसिकली क्या बना रहा है, ग्राफ बन रहा है, और ग्राफ की एवरेज वैल्यू हम क्या लेते हैं, वो इंटीग्रेशन लेकर फिर वहां से हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास क्या आती है 2/πi0। ठीक है, इसी तरह -2/πi0 की कैलकुलेशंस भी हैं। तो ये इसमें क्या है कि कितना वो चार्ज भेजेगा DC, ठीक है ना, उसकी इफेक्टिव वैल्यू, और इसमें क्या है कि DC के बराबर जितनी वो हीट पैदा करेगा वो उसकी क्या होगी, इफेक्टिव वैल्यू। तो इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को वर्चुअल भी कहते हैं, और तीसरा नाम क्या बताया मैंने, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कहते हैं। हाँ, वर्चुअल वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एक ही नाम। अब देखिए हम आते हैं प्योर रेजिस्टर। प्योर रेजिस्टिव सर्किट यानी R ओनली, सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है, सिर्फ क्या है, अब सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज, जैसे मैंने बताया कि V इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, IR V एंड I क्या होंगे, इन फेज होंगे, फेज एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, कि cos 0 होता है ना, cos थीटा होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, यानी प्योर रेजिस्टर, यानी एक सर्किट है और उसमें सिर्फ क्या लगा हुआ है, रेजिस्टर लगा हुआ है। इसमें जो हमने यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, I0 sin ओमेगा टी, तो वोल्टेज भी क्या होगा, V0 sin ओमेगा टी। ये दोनों का फेज क्या होगा, फिर सेम फेज होगा, क्या होगा, दोनों का फेज क्या, सेम। दोनों का फेज सेम होने का मतलब क्या है कि दोनों एट द सेम टाइम मैक्सिमम और मिनिमम पे पहुंच रहे हैं। सी आपके पास ये करंट है और ये वोल्टेज है, ये V है, ये I है, दोनों एट द सेम टाइम, जब एक मैक्सिमम हो जाएगा दूसरा भी मैक्सिमम हो जाएगा, दोनों क्या इन फेज है। अगर हम इनके फेजेस बनाएंगे, इनके फेजेस क्या बनेंगे, मतलब अगर
ये से हमारे पास V है और I है, और ये क्या है, तो ये हमारे पास क्या होगा V0, और ये क्या होगा I0। तो दोनों की आप देखें डायरेक्शंस क्या है, दोनों का एंगल क्या है, सेम है, थीटा इज इक्वल टू मेगा टी, दोनों का फेज सेम है, इसलिए मैंने थीटा क्या लिखा 0। पावर फैक्टर इसमें क्या होगा 1 होगा। अब 1 होने का मतलब क्या है, वन होने का मतलब ये है कि अगर हम पावर डेसिपेशन की बात करते हैं तो पावर डेसिपेशन फर्स्ट हाफ साइकिल में देखें ना, यहाँ पे ये V भी पॉजिटिव है, I भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट भी फिर भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो पावर का ग्राफ ये बनेगा टाइम के लिहाज से, अगर हम पावर को ड्रा करते हैं तो ये फिर इस तरह बनेगा। यहाँ भी क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, हाँ नहीं हाँ हाफ साइकिल में यहाँ तक, फिर आगे यानी यहां से यहां तक ये आपका एक, ये आपका हो गया T/2 और ये क्या हो गया T। तो पूरे साइकिल में मतलब यानी आप कह सकते हैं पावर डेसिपेशन इज मैक्सिमम। और मैंने क्या बताया इसी के अंदर कि विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी नो इफेक्ट अपॉन द करंट। अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं या क्या करते जाएं कम करते जाएं, तो रजिस्टर में जो करंट गुजर रहा है उसमें फर्क फ्रीक्वेंसी चेंज करने से नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने एसी दिया हुआ ना, एसी की कोई फ्रीक्वेंसी है, आप फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो इसकी ना रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा और ना ही, जब रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा तो करंट में फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी बात। तो ये एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है कि आपने एसी के साथ सिर्फ क्या जोड़ा हुआ आर जुड़ा हुआ। ये क्लियर होगा तो हम आगे चलते हैं कि अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट ऐसे प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, यानी हमने सर्किट ऐसा बनाया यानी हमारे पास ये एसी है और एसी हमने किसको दिया, अब एक कॉइल को दिया हैविंग हाई इंडक्टेंस, कॉइल हैविंग, फार्मूला क्या होगा इसका, इसके लिए हम अच्छा इसमें हमने पावर का फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। पावर का फार्मूला क्या था V इंटू आई, या अगर एसी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि VRMS और IRMS, ये हमारे पास फार्मूला है इसका, P इज इक्वल टू VI या I स्क्वायर R या V स्क्वायर ओवर R, कोई भी फार्मूला इसमें से यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो इसमें फार्मूला V इज इक्वल टू I XL। अच्छा मैं जो भी यहाँ लिखूंगा VI तो उससे मुराद क्या होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी, क्या ख्याल है, या आपने आप चाहे उसके नीचे RMS लिखते जाना, या जो भी VI लिखूंगा उससे मुराद क्या है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये हमारे पास फार्मूला है इसका। अगर आप फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा XL बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा करंट क्या होगा डिक्रीज होगा। यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहां फ्रीक्वेंसी चेंज करने से रेजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो इंडक्टर में से जो करंट पास कर रहा है उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है, इसी तरह डिक्रीज करने से फर्क पड़ेगा।
इसमें फिर ये होता है कि जो इसमें बी है, बी लीड करता है आई बाई 90, यानी अगर आई हमारे पास ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बी हमारे पास क्या है, बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, यानी उसका फेज, यहाँ पे दोनों का फेज क्या था, लेकिन वहां पे वोल्टेज लीड कर रहा है इसको, करंट को बाई 90। तो अगर मैं वेव डायग्राम बनाऊंगा इसकी तो कैसे बनेगी, यानी अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास आई है, ठीक है, तो जब इसका फेज 0 है तो उसका क्या होगा, 90 होगा, यानी ये बनेगी, ये अगर V है और ये क्या है, आई। तो ये इसमें क्या कर रहा है, V लीड कर रहा है, इसमें थीटा हमारे पास क्या है फिर, यानी फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस थीटा कितना आ गया, 90। तो पावर फैक्टर जो है, जो किसके बराबर होता है, वो क्या हो गया, 0। तो पावर तो ये होती है, पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ द एंगल। तो पावर डेसिपेशन क्या होगी, 0। वजह क्या है कि जब आई यहां देखें, आई पॉजिटिव है, वी क्या है, नेगेटिव है, तो फर्स्ट क्वार्टर में अगर वो पावर ले रहा है तो अगले क्वार्टर में दे रहा है, फिर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेट पावर डेसिपेशन पर साइकिल क्या है, वो 0 है। अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, अगर मैं आई यहां पे ले रहा हूं तो वी क्या करूंगा, फिर मैं उसे आगे 90 एंगल लूंगा। ये अगर ओमेगा टी है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 90 हो जाएगा, ये इसकी पीक वैल्यू हो गई आई नॉट, और ये इसकी पीक वैल्यू हो गई वी नॉट। इसकी जो इम्पीडेंस है वो एक्स है, और इम्पीडेंस एक्सएल जो है ओमेगा एल 2 पाई एफ एल के बराबर है। तो ज़ाहिर ये इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी के लिहाज से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये था हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट, क्या था। अगर हम प्योर कैपेसिटर की बात करें, प्योर कैपेसिटर में हमारे पास क्या आएगा, हमने एसी दे दिया किसको, कैपेसिटर को, इसमें अगर वोल्टेज को हम ये लेते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो फिर आई क्या होगा, आई लीड करता है, उसमें करंट लीड, वोल्टेज लीड करता है, इसमें क्या कौन लीड करता है, करंट लीड करता है। थीटा इसमें भी क्या है, तो पावर फैक्टर इसमें भी क्या आएगा, हाँ जी, पावर फैक्टर इसमें भी 0 है, पावर डेसिपेशन पर साइकिल इसमें भी क्या है, 0 है, और
इसमें अगर आप फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इम्प्लाइज दैट जो एक्स सी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है जब आई करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। पावर 50 कैसे है? क्योंकि थीटा 90 है ना, तो पावर का फार्मूला ये cos 90 अपना पावर फैक्टर cos थीटा होता है। सर अगर हम आम तौर पर बात करते हैं रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस सिर्फ मतलब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो हाँ जी। पावर अगर डेसिपेशन 0 हो तो रेजिस्टेंस 0 होती है। इम्पीडेंस कैसे मौजूद होगी? इम्पीडेंस भी तो रेजिस्टेंस ही है एक तरह की। सर जैसे कि पावर फैक्टर 0 है, ये आवाज आपकी ना थोड़ी उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस, और पूछ रही हूँ कि अगर पावर फैक्टर मतलब 0 है डेसिपेशन, तो सर इसका रेजिस्टिव इफेक्ट यानी कि इंडक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे बिहेव करेंगे? पावर डेसिपेशन 0 है। जी सर, जैसे पावर डेसिपेशन 0 है ना, तो हाँ। रेजिस्टेंस तो बिल्कुल 0 हुई, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस तो 0 हुई। नहीं नहीं, ये बिहेव कैसे करेंगे, हाँ बिहेव आप ये देखें कि बेसिकली ये दोनों जो सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है या कैपेसिटिव सर्किट है, इसमें कैपेसिटर या इंडक्टर लगे हुए, दीज आर द स्टोरिंग डिवाइसेस। अब जो सोर्स से जो पावर जा रही है वो अगर पहले साइकिल में वो क्या होता है, क्वार्टर साइकिल में कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। जितना वो चार्जिंग हुई उतनी ही क्या हो जाएगी बाद में डिस्चार्जिंग होकर, वही आपको एनर्जी जो आपने दी है फॉर योर टाइम वही आपको क्या होगी, वापस मिलेगी। ऐसा काम रेजिस्टर में नहीं हो रहा, रेजिस्टर में तो क्या हो रही है, डेसिपेट हो रही है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर में बिहेव इसका ये है, बिहेवियर उनका ये है कि चूंकि वो स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, इसलिए वहां पर क्या हो रही है, पावर डेसिपेशन 0 है अगर वो प्योर है, अगर उनकी रेजिस्टेंस नहीं है। जी सर। अच्छा, अब इसमें क्या है, करंट क्या कर देगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसकी भी अगर आप मतलब बनाएं वेव डायग्राम वगैरह, तो हम इसमें क्यों लीड करेगा, करंट लीड करेगा। अगर ये वोल्टेज है तो फिर करंट क्या होगा, हाँ करंट फिर यहां से ऐसे आएगा, ये करंट होगा, ये V हो गया, ये I हो गया। और अगर फेजर डायग्राम आप बनाते हैं, इसमें अगर आप V इधर ले लेते हैं तो I उसको क्या करेगा, लीड करेगा बाई 90। ये V है और ये I बराबर। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये तो हमने प्योर सर्किट देख ली है कि प्योर क्या है। प्योर में हमने रेजिस्टर में देखा कि थीटा 0 है, रेजिस्टर में क्या देखा, बिहेवियर प्योर उसका किस तरह, जैसे प्योर उसका क्या बिहेवियर होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट हाँ बिहेवियर, उसमें ये चीज जो लीड करती है हाँ, V is equal to, तो इसका सर्किट में क्या होगा बिहेवियर? सर्किट में यही बिहेवियर है ना कि देखें जब ये करंट उसमें जो पास कर रहा है, देखिए अब यहाँ पर क्या वोल्टेज अगर पॉजिटिव है तो करंट क्या है यहाँ पे नेगेटिव। अब करंट नेगेटिव होने का मतलब यह है कि यहाँ जो पावर डेसिपेशन है वो बल्कि नेगेटिव आ रही है, यानी वो रिटर्न बाय द कैपेसिटर हो रही है। पहले पावर को यूज कर रहा था, एनर्जी यूज कर रहा था, अब वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर, उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है। क्या हो रही है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर के अंदर। इसी तरह इंडक्टर के अंदर भी क्या हो रही है, पहले एनर्जी स्टोर हो रही है और फिर वो मतलब दोबारा हमें रिटर्न हो रही है सर्किट के अंदर ही। तो इसलिए अगर प्योर सर्किट है, प्योर इंडक्टर उसके अंदर लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं उसको विदाउट डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हम ये यहाँ पे बेसिकली वो जो नीचे लगी हुई डब्बी सी, ये बेसिकली इंडक्टर है। ये क्या है, इसमें वायर्स हैं ऐसे वही जो मैंने बताया, और बल्कि उसके अंदर उसने क्या रखी हुई है, वो लेयर्स हैं, आयरन लेयर्स हैं। वो आयरन लेयर्स क्या करती हैं, उससे उसका जो मैग्नेटिक आयरन मैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट
उससे इंडक्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, और उसके अंदर लेयर्स बनाकर उसके अंदर इंसुलेशन रखने का मकसद होता है कि एडी करंट्स पैदा ना हो। तो ये बेसिकली क्या है, अब ये क्या कर रहा है इंडक्टर, ये कर रहा है करंट को कंट्रोल कर रहा है विदाउट डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। यानी ये इसका फायदा हो गया ना कि कंट्रोलिंग डिवाइस के तौर पर यूज, अगर हम यहाँ एसी के अंदर ये यूज हो सकता है, अगर एसी के अंदर हम रेजिस्टर लगाते हैं कंट्रोलर डिवाइस के तौर पर, तो रेजिस्टर तो क्या करेगा, पावर डेसिपेशन करेगा। तो इसका फायदा क्या हुआ कि ये कंट्रोल भी कर रहा है करंट को और पावर भी डेसिपेशन नहीं हो रही। लेकिन ये तो आइडियल केस है, किसी ना किसी हद तक तो होगी। अच्छा, अब ये लेक्चर कुछ थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, काम बस हमें रह गया थोड़ा। आर एल जो है, अगर हम आर के साथ एल जोड़ दिया, अब सिर्फ आर था तो क्या था, सिर्फ आर के अंदर थीटा कितना था, 0। अगर आपने एल भी साथ लगा दिया तो अब एल में अकेले में कितना था, थीटा 90। अब थीटा जरा ना 0 होगा ना 90 होगा, इन बिटवीन होगा। तो अब इस इन बिटवीन में वो डिपेंड करता है, अगर आर एल सर्किट है यानी आपने एसी को आर भी जोड़ा हुआ है और साथ एल भी है। अब इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में हमारा थीटा जो है वो होगा टेन इनवर्स एक्सएल ओवर आर। क्या होगा, टेन इनवर्स एक्सएल ओवर आर। बेसिकली इसमें ये होता है कि अगर हम, जो कि सीरीज में करंट तो क्या होता है सेम, करंट क्या होता है सेम, और वोल्टेज जो है, अगर हम बात करें कि ये हमारे पास से वोल्टेज किसका है, रजिस्टर का है, यानी वी आर है, तो इसमें ये होता है कि जो वी एल है वो लीड करता है बाई 90। तो फिर हमारे पास ये रिजल्टेंट आता है, यानी वी आर एम एस ये आता है, और ये हमारे पास क्या आता है, थीटा उनके दरमियान, तो करंट इस डायरेक्शन में होता है। यानी करंट जो आई आर एम एस है वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, इसमें भी जैसे प्योर इंडक्टर में क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, तो यहां भी लीड कर रहा है, लेकिन लीडिंग एंगल अब 90 नहीं रहा। अगर प्योर इंडक्टर होता तो वी आर एम एस यहां होता। अब इसमें रजिस्टर की मिलावट करने से ये क्या आ गया, एक्चुअल सर्किट तो यही होता है, क्योंकि इंडक्टर की कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, एंगल प्योर 90 नहीं होता। अब डिपेंड करता है, ये देखिए ना, अगर हम वी एल को यहाँ वी आर पे डिवाइड करें, थीटा आता है tan इनवर्स, तो वी एल की जगह हम वही आई एक्सएल पुट करें, आई तो आई से क्या हो गया कैंसिल, तो ये हमारे पास वही आ जाता है फार्मूला। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर। और अगर हम इसकी इम्पीडेंस देखें तो इम्पीडेंस भी इसकी डायग्राम ये बनेगी कि आर ये होगा और एक्सएल ये होगा और जी ये होगा, और ये क्या होगा थीटा। तो पावर फैक्टर जो है हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, वो क्या होता है कॉस थीटा, और ये बेसिकली क्या होगा आर ओवर सी होगा। क्या होगा, और वी आर एम एस का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट, और इसकी जो इम्पीडेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर अंडर रूट। आई इसमें से क्या, यानी ये इम्पीडेंस है, ये पावर फैक्टर हो गया। अब देखा ये वैल्यूज, बट वहां तो हमने कहा ना कि या तो 0 होगा या 1 होगा, यहाँ क्या है, ये डिपेंड करता है कि इनकी वैल्यूज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एल की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है ये पावर फैक्टर भी आ गया। अगर हम ये कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि पावर फैक्टर है कि आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर सी अगर सर्किट होगा, आर सी सीरीज में क्या होगा हमारे पास, उसमें थीटा फिर हमारे पास ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स सी ओवर आर।
वहां एक्सएल ओवर आर आया था, यहाँ क्या आ गया एक्ससी ओवर आर। इसमें भी हमारे पास जो पावर फैक्टर होगा जो कि कॉस थीटा है, जो कि आर ओवर क्या होगा जी, और इसमें जी की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर अंडर रूट। RC series. हाँ आरसी सीरीज, वो आर एल सीरीज, ये आरसी सीरीज। अच्छा चलिए इसमें आखिरी ये करते हैं आर एल सी। आर एल सी सीरीज को समझ लेना, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी वैसे। तो आर एल सी सीरीज में हमारे पास जो है अगर तो तीन केसेस हैं ऐसे। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, फ्रीक्वेंसी क्या है आपके सोर्स की फ्रीक्वेंसी हाई है, तो फिर क्या होगा कि या पहले मैं इसका फॉर्मूला ड्राइव करता हूं। आरएलसी में ये आपका हो गया वी आर, ठीक है, ये आपके पास है वी एल, और ये है आपके पास है वी सी। तो यहां पर एक वेक्टर आएगा, इन दोनों का सम हेड टू टेल रूल से करें तो ये आ जाएगा वी एल माइनस वी सी, और ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा, ये क्या होगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस ये आ गया। तो वी आर एम एस आपके पास क्या आया वी आर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखना अगर से वो कहता है जी कि वी आर आपके पास कितना है 30 वोल्ट है, क्या है अच्छा, इसी तरह वो कहता है कि जो वी एल है वो से आपके पास जो है ना वो कोई 60 वोल्ट है, और वी सी जो है वो कितना है 20 वोल्ट है। अब इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। बेसिकली ये होता है कि जो वी आर एम एस है ये हम बेसिक, अगर मैं उसके ऊपर फेजर फेजर के लिहाज से वेक्टर लगा रहा हूँ, वैसे वेक्टर नहीं है, तो तीनों को हमने क्या करना होता है ऐड करना होता है। तीनों के वोल्टेजेस को ऐड करके रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा, लेकिन ऐड किस तरीके से करना है, क्योंकि जो वी एल है वो लीड कर रहा है और वी सी क्या कर रहा है लैग कर रहा है, दोनों एक दूसरे में से क्या होंगे माइनस होंगे, क्या होंगे। अब देखिए अगर हम ये वैल्यूज यहां पर करें, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई, जैसे हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था कि आपका रिजल्टेंट जो होता है क्या होता है ए प्लस बी होता है, ये वेक्टर फॉर्म में ये होता है, लेकिन हमने एक रिजल्टेंट का फार्मूला बनाया था, तो ये बेसिकली उसका फार्मूला ये वाला कि वी आर एम एस क्या था वी आर का स्क्वायर, ये क्या आएगा 30 स्क्वायर प्लस 60 माइनस, ठीक है ना, तो ये 40 और 16 प्लस 3 9 25, और ये क्या आ जाएगा 50 वोल्ट, क्या आ जाएगा 50 वोल्ट। अगर इसी केस में अगर वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी कौन सी है 1/2 पाई एल सी है, ये कब निकलती थी आपको याद होगा कि एक्स एल एक्स सी के बराबर हो तो फिर फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको पता है कि एक्स एल एक्स सी के क्या होता है इक्वल होता है। तो फिर हमारे पास जो है अगर वो क्वेश्चन देता है इस तरह कि वी आर जो है वो कितना है 30 वोल्ट है, वी एल जो है वो 40 वोल्ट है, वी सी भी कितना होगा फिर 40 वोल्ट होगा, तो वी आर एम एस फिर आपका क्या आ जाएगा
30 वोल्ट ही आ जाएगा। ये दोनों क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 40 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वोल्टेजेस है। और सीरीज में करंट तो क्या होगा, तीनों का सेम होगा। जो करंट जो आई सी होगा वही आई एल होगा, वही आई आर होगा, वही आई आर एम एस होगा। आई आर एम एस अगर आपको दे देगा तो हम कहेंगे यही करंट थ्रू द इंडक्टर है, यही क्या है थ्रू द कैपेसिटर है, और यही थ्रू द इंडक्टर है। और इसमें क्या है, वोल्टेजेस मैंने बता दी कैसे हमने कैलकुलेट करने हैं। 2-3 वोल्टेज दिए तो वी आर एम एस कैसे निकालना है सारा। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया जो आपने अभी लिखा है सर। चल क्या कह रही हैं मैं भी यही कहती आप भी यही कह रही हैं, क्या आपके ख्याल उनसे मिलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक अलग क्वेश्चन बनाया मैंने कि वो कह दिया कि सर्किट कौन सा रेजोनेंट सर्किट है। रेजोनेंट सर्किट में फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और उसमें क्या होता है, एक्सएल और एक्ससी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक्सएल और एक्ससी को बराबर रख के हमारे पास ये फॉर्मूला आता है ना, क्या निकाल दूं। तो अच्छा अभी मैं 1 मिनट में मुझे दें, मैं एक क्वेश्चन दोबारा आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। पहले ये थोड़ी सी चीज देखते हैं क्या हमने देखना है। ये भी क्वेश्चन में रेल नहीं कर रहा, ये समझाऊंगा। देखिए इस आरएलसी सीरीज में हमारे पास जो फार्मूले आए हैं, फार्मूला एक तो हमारे पास ये आ गया, बी आर एम एस क्या आया, बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस ये आ गया वोल्टेज का। अगर हम इम्पीडेंस का देखेंगे तो आई तो कैंसिल हो जाएंगे ना। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, आर स्क्वायर एक्स एल माइनस और इसका स्क्वायर रूट आ गया। और जो पावर फैक्टर है जो किसके बराबर है, cos थीटा, और वो किसके बराबर होगा, आर ओवर जी के। तो वो किसके बराबर आएगा हमारे पास, आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये फार्मूले में लिख रहा हूं, पावर फैक्टर भी लिख दिया और ये इम्पीडेंस भी होगी। और करंट जो है वो मैंने बताया कि आई आर हो चाहे क्या हो, आई एल हो चाहे क्या हो, आई सी हो, तो सारे क्या होंगे, वो सेम होंगे। रूट के इसके वैल्यू तो करंट बराबर होंगे। तो पावर फैक्टर का अगर ये फार्मूला है तो पावर का फार्मूला क्या होगा, वो आ जाएगा वी आर एम एस यानी वी आई आर। ठीक है, पावर में क्या होता है, वी आई कॉस थीटा, वी आई कॉस थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वी आई को आर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि आई आर को हम वी लिख दें, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये इसका पावर का फॉर्मूला आ गया। अब ये बेसिकली हमारे पास आरएलसी सीरीज आ चुका है। अब इस आरएलसी सीरीज में हमारे पास केसेस हैं, 3 केसेस हैं। पहला केस क्या है, मैंने बता रहा था कि अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एक्स सी चूंकि फ्रीक्वेंसी की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्स सी रियल इक्वल टू 0। एक्स सी जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इंप्लाइज दैट एक्स सी अप्रोचेस टू 0। जब एक्स सी 0 हो जाएगा, देखिए यहाँ 0 सोचे जरा, जब यहाँ 0 आ जाएगा तो ये वही फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, यहाँ 0 आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, यानी आपको कौन सा सर्कल बन गया, आई अपना आर एल सर्कल बन गया। कौन सा बन गया, यानी सी खत्म हो गया। तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज सर्कल कौन सा बन जाएगा, और उसकी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा दी है सारी। आर एल या इंडक्टिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लेकिन प्योर इंडक्टिव नहीं, इंडक्टिव तो होगा ये लेकिन प्योर इंडक्टिव नहीं। अच्छा दूसरा केस है कि अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेरी लो होगी, तो एक्स एल जो है वो चूंकि प्रोपोर्शनल होता है आपके, इंप्लाइज दैट एक्स एल क्या हो जाएगा, अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। तो सर्कल कौन सा बन जाएगा, आरसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और आरसी भी हमने पढ़ लिया। तीसरे नंबर पर ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऐसे हो
अगर इस तरह की फ्रीक्वेंसी हो कि एक्सएल एक्ससी के क्या हो, इक्वल हो जाए, यानी कि ओमेगा एल बराबर आ गया 1 ओवर ओमेगा सी के, जो ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके आ गया 1 ओवर एल सी के, तो 2 पाई एफ हमारे पास क्या है 1 ओवर एल सी स्क्वायर रूट, और ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 1 ओवर एल सी अंडर रूट, याद रखें ये इस फार्मूले का यूज भी काफी आता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है रेजोनेंस सर्किट में 1 ओवर एल सी अंडर रूट, और फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 1 ओवर 2 पाई एल सी अंडर। अब मैं यहाँ तक पहुंच गया है, ये इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डाटा आपको बता दिया। अब इसमें फिर क्या सर अब होगा, समझ आ गई है। आ गई है ना, देखा। अब हमारे पास ये क्या है दोनों बराबर, ये दोनों क्या हो गया बराबर। अब हमारा वी आर एम एस क्या बनेगा, फिर वी आर एम एस जस्ट वी आर के बराबर आ जाएगा। वी आर कितना था 30 आ जाएगा, बस स्क्वायर का अंडर रूट वही आ जाएगा। वी आर एम एस वी आर के बराबर आ जाएगा। जेड जी इंपीडेंस किसके बराबर आ जाएगी, वो प्योरली क्या होगा रेजिस्टिव हो जाएगा। जब ये यहाँ पे आप देखें तो पावर फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, जब जी आर के बराबर हो जाएगा तो आर ओवर आर, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको भी समझ आ गई कि नहीं, ठीक है ना, ख्याल मिलते हैं, मैंने कहा था उनको समझ आई है, इनको भी समझ आई है। ये ठीक हो समीना। सर जी सर। अच्छा देखा, यहाँ भी एक बैठी है सबा रियाज, वो जब आपको समझ नहीं आई तो उसको भी नहीं समझ आई, जब आपको समझ आई तो उसको भी समझ आ गई। ठीक है, पावर फैक्टर क्या हो गया इसका 1 हो गया। तो ये थोड़ा सा मतलब चीजें हैं कि आपने इस आरएलसी को ही, इससे इंडक्टर भी बनता है, इससे कैपेसिटिव सर्किट भी बनता है, और इससे रेजिस्टिव भी बनता है। अब ये रेजिस्टिव हो गया, क्या हो गया, अब रेजिस्टिव वाली सारी प्रॉपर्टीज हो गई। क्या वी और आई क्या होंगे, इन फेज होंगे, पावर फैक्टर क्या हो गया 1 हो गया, इंपीडेंस जो है वो मिनिमम है, और वो किसके बराबर है मिनिमम इसलिए है कि देखिए वैसे तो इसमें ये टर्म भी है ये टर्म भी है, जब ये टर्म खत्म हो जाएगी तो इंपीडेंस कम हो रही है ना, मतलब यहाँ 4 हो और यहाँ 3 निकले, 3 का स्क्वायर 16 और 4 का, अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 25 का अंडर रूट क्या आएगा 5, और अगर ये चीज हो ही ना तो फिर तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह मतलब इंपीडेंस क्या होगी मिनिमम होगी। अच्छा अब एक चीज और थोड़ी सी, बस 5 मिनट देख लें, थक तो गया आप लोग कि नहीं, थकता तो मैं भी हूँ वैसे। असल में ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ चीज, ये भी इससे रिलेटेड ही है कि जब हमारे पास आर एल सर्किट था, आर एल सीरीज सर्किट, उसमें बाद दफा ये भी वो पूछ लेता है कि उसमें चूंकि वो हो रहा है कि इंडक्टिव जो है उसमें करंट बढ़ रहा है जब वो एनर्जी स्टोर हो रही है, मतलब वो जब चार्ज हो रहा है, जैसे कैपेसिटर नहीं चार्ज होता था, आर सी में कैपेसिटर चार्ज होगा और आर एल में क्या होगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी, और इसमें भी, यानी दोनों का इफेक्ट एक ही है। तो मैं एक आपको समझा दूं, दूसरा आपको खुद ही समझ आ जाएगा। वो आर सी पहले मैंने वैसे बताया हुआ है, लेकिन वो अगर आप ये भी आ जाएगा तो वो भी आपको समझ आ जाएगा कि आर एल सीरीज सर्किट में ज़ाहिर है कि पहले क्या होगा ग्रोथ होगी करंट की, क्या होगी करंट बढ़ेगा, यानी इंडक्टर के अंदर क्या होगी एनर्जी स्टोर होगी। तो उसमें फार्मूला क्या है हमारे पास, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आर टी ओवर एल, या अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस e raised to the power minus t by l over r, t by तो ये l over r है, ये बेसिकली इसकी डायमेंशंस किस चीज की है टाइम की, ये हेनरी है, ये क्या है ओहम है, तो ये क्या निकलेगा टाइम, ये आप कैलकुलेट करके देख लेना क्या निकलेगा, इसकी डायमेंशंस किसकी है टाइम की, और इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, क्या कहते हैं इसको
तो फार्मूला हमारे पास ये बनता है I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर टॉ। ये है राइज ऑफ द करंट, कि जब करंट इंडक्टर में बढ़ रहा है, यानी ये 0 से बढ़ के कहां तक गया, आई नॉट तक गया। ये आप साथ में थोड़ा सा हवाला दे रहे हैं कि जिस तरह आरसी सर्किट में क्या हुआ था, आरसी सर्किट में ये फार्मूला था कि उसमें चार्ज बढ़ा था, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर आरसी। तो उसमें माइनस टी ओवर डी कैपिटल, वो इसको टॉ कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, टाइम कांस्टेंट टॉ। ये किसी और होगा एल ओवर आर के, एल ओवर आर के। तो इसी तरह बिल्कुल आरसी सीरीज सर्किट, ये वैसे आज का हमारा टॉपिक नहीं है, हम तो इसको पढ़ रहे हैं, ये भी एक दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। ये इसमें क्या होगा, इसमें भी इसी तरह Q इज इक्वल टू Q नॉट, इसमें आरसी की डायमेंशन टाइम की होती है, तो ये माइनस टी ओवर टॉ बन, हम कहते हैं ना जब टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम होगा तो उसमें कैपेसिटी कितना चार्ज होगा, 63%। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ, हाँ 0.63 Q नॉट। तो इसी तरह इंडक्टर भी क्या होता है, उसमें भी करंट क्या करता है, राइज करता है। तो कितना करंट होगा, मैक्सिमम वैल्यू का 63%, कितने टाइम में, टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम में। यानी आप देखें ना कि जब when t is equal to 1 tau, t क्या होगा, तो जब हम टॉ लिखेंगे यहाँ पे टॉ से क्या हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस 1, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 ओवर ई, तो ये क्या आ गया, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस, ये आई की वैल्यू क्या होती है, 2.718281 ऐसे होती है। तो बहरहाल ये आ जाता है आई इज इक्वल टू, आप ये कैलकुलेट करें तो 0.37 बनता है, तो ये 0.63 आई नॉट हो जाता है। कितना हो जाता है, यानी 63% उसने अपनी इक्विलिब्रियम करंट का क्या कर लिया, अचीव कर लिया, कितने टाइम में, टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम में। और टाइम कांस्टेंट का मतलब ये है कि उसमें आपने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, एक क्या लगाया हुआ है, इंडक्टर लगाया हुआ है, और यहाँ पर आपने कोई एसी सोर्स दिया हुआ है, ये आपके पास आर है, ये क्या है, एल। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है कि 63%, इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि अगर एक सर्किट है और सर्किट में आपने हाई इंडक्टेंस लगाई तो क्या होगा, और अगर लो इंडक्टेंस लगाएंगे तो, एक इंडक्टर लगाया जिसकी इंडक्टेंस क्या है, हाई है, या एक इंडक्टर लगाया जिसकी इंडक्टेंस क्या है, लो है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। आप देख रहे हैं, सेम हमने ये ग्राफ बनाया, ये इसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू है, दूसरा ग्राफ ये है, यानी ये इसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू ये वाली, ये आपका आई नॉट है, ये तकरीबन मैं कहता हूं कि ये क्या है, 0.63 आई नॉट। अब एक में ये वाला टाइम आ रहा है, एक में ये वाला टाइम आ रहा है, यानी एक ये कर्व है, इस कर्व में इतने टाइम के बाद जाकर ये कितना 63% अपना करंट मैक्सिमम वैल्यू पर लेता है। एक कर्व है उसमें इतने टाइम के बाद वो क्या लेता है, 63%। ठीक है, अब यहां पर देखें आप कि टॉ हमारा क्या था, L बाई आर। जब L जो है बढ़ेगा, जब L क्या होगा, ये पॉइंट समझिए जरा, जब इंडक्टेंस क्या होगी तो इंप्लाइज दैट टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो फिर ये है ना, ये फिर ये वाली कर्व किसकी है, ये उसकी है जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, जिसकी इंडक्टेंस क्या है, ज्यादा है। जिसकी इंडक्टेंस ज्यादा होगी वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर करंट बढ़ेगा, उसमें देर से 63% अचीव होगा।
और जिसकी इंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी, उसमें जल्दी 63%। तो मैं अगर से इसको मैं कहता हूँ कि ये कर्व L1 है, ये कर्व क्या है L2 के लिए है, तो इससे पता चला कि L1 इज लेस देन L2। L1 में हम जल्दी 63% में पहुंच जाएंगे और L2 में हम देर से 63% पे पहुंचेंगे। और इसमें यानी अगर हमारा टाइम जो है 1 टॉ था, आई हमारे पास क्या आया 0.63 आई नॉट। तो अगर हम टी को क्या करेंगे उसी तरह, और यही काम हम कैस्टर में भी किया था हमने, या दोबारा भी वैसे वो लेक्चर तो रिवाइज करवाना है कि टी इज इक्वल टू 2 टॉ, एक 2 टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम गुजर गया, तो फिर क्या होगा, फिर हमने यहाँ क्या पुट करना है 2 टॉ, तो वो नीचे ई का क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर आपके पास आई जो है वो इस तरह आएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस 1 ओवर 2.7 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये किया भी था हमने पहले, तो ये मेरे ख्याल में कितना आता है, आई इज इक्वल टू 0.86 आई नॉट आता है, यानी कि 86%। कितना आ जाएगा, या आप इसको ऐसे करेंगे, मेरा मोबाइल का है टाइम, मैं टाइम तो नहीं पूछ रहा था, मैं ये देख रहा था कि 63% हुआ था ना, बाकी कितना रह गया 37। अब 37 का भी 63 ही बनेगा, मतलब अगर 37 को मल्टीप्लाई करें 0.63 से तो 23 बनता है। वो 23 आपने क्या करना है 63 में ऐड करना है, तो कितना बनेगा 86%। अब 86% के बाद कितना रह गया 100% होने में 14%, तो 14%, अब 14 का आप लेंगे 63% 0.63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 89। अब 9 अगर आप इसमें ऐड करें, यानी टी अगर आपके पास क्या होगा 3 टॉ होगा, इंप्लाइज दैट आई जो है इसमें अगर हम 9 ऐड करें तो क्या होगा 95 आई नॉट होता है, कितना हो जाएगा। इसी तरह आप आगे 4 टॉ, तो तकरीबन 5 टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम लगेगा इसको 99% पे पहुंचने में। वैसे आपको फुल्ली अगर आप कहते हैं तो इसके लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए, क्योंकि कर्व जो है वो क्या होती जा रही है स्ट्रेट होती जा रही है। चलें आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, क्या ख्याल है। तो अब ये जो हमने सर्किट्स पढ़े हैं इनके बारे में फिर असाइनमेंट आज इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। आज रात आपको वो जो 22 है उसका सोल्यूशन भी, जो क्वेश्चंस आपने कहे हैं मेरे ख्याल में और भी जो आएंगे तो वो बता दूंगा। और कल आपने कोशिश करना है शाम तक आप 23 असाइनमेंट सॉल्व कर लें, सर पकड़ के ना बैठे बल्कि असाइनमेंट सॉल्व करें, ठीक है।